नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रदेश को सीएम ने बड़ा तोहफा दिया है। 240 बसों को स्वीकृति मिली है। 4 शहरों के लिए ये 240 बसें चलेंगी। तो आपको बता दें कि राज्य को बड़ा तोहफा मिला है। 4 शहरों के लिए ये बसें चलेंगी। 240 बसें हैं जो 4 शहरों में चलाई जाएंगी और 240 बसों को अनुमति मिल गई है। तो आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने जनता को बड़ी सौगात दी है। 4 शहरों के लिए 240 बसें चलाने का ऐलान किया गया है और ये 4 शहरों में खास बसें चलेंगी। 240 बसें हैं जिनको स्वीकृति दी गई है। तो प्रदेश सरकार ने जनता को बड़ी सौगात दी है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने बड़ी सौगात जनता को दी है और चुनाव से पहले ये काफ़ी अहम सौगात मानी जा रही है। 240 बसें हैं जो 4 शहरों में चलेंगी और इनको अनुमति दे दी गई है। तो जनता के लिए बड़ा तोहफा छत्तीसगढ़ की सरकार वैष्णोदेव साय ने दी है और प्रदेश को 240 बसें मिली हैं। 4 शहरों में ये बसें चलेगी। और आज आप लोगों का अच्छा प्रयास है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल रैली निकालकर लोगों में जागरूकता लाने का जो प्रयास है, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। क्योंकि धूप भी है और काफी देरी से आप सब लोग, हमको पता नहीं था कि आप लोग यहाँ पर हैं। अभी पता चला है तो जस्ट आप लोगों के बीच में हम आए हैं। आप लोगों को तकलीफ हुई इसका मुझे खेद है। और ये जो रैली आप लोग निकाल रहे हैं अवेयरनेस के लिए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, प्रदेश सरकार ने जनता को एक बड़ी सौगात दी है। 240 बसें हैं। किन किन जिलों में ये 40 बसें चलाने का ऐलान किया गया है अरुण? बिल्कुल आर्या, जो है शहरों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई बस सेवा योजना जो है प्रारंभ की गई है। योजना के तहत राज्यों को शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है। इसके अनुसार रायपुर को 100, दुर्ग भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 तथा कोरबा को 40। इस प्रकार कुल जो है तो 240 ई बसों की जो है स्वीकृति हुई है। इस पूरे मामले को लेकर 4 प्रमुख शहरों जैसे रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा को बस सेवा जो योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन की मंजूरी दी है। यह जो है छत्तीसगढ़ के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। और छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि एक पूरे जो है ग्रामीण अंचल से लेके जो अन्य कुछ चाहे कि यहाँ नक्सली इलाका है, अधिकतम बसों का किराया जो है आज के रेट में डीजल पेट्रोल के उसमें जो है अधिकतर किराया रहता है, जिसमें नहीं बस चल पाती थी। ये किराए में भी इसमें सस्ता रहेगा, जिसमें आम जन जो है ग्रामीण अंचल के, आदिवासी अंचल के लोग जो है बाकायदे सफर कर सकेंगे। और यह पूरा एक मील का पत्थर भी साबित होगा जो नरेंद्र मोदी जी ने जो ये उनके द्वारा जो किया गया है। जी आर्या। बिल्कुल अरुण, लेकिन ये बसें कब से चलना शुरू होंगी और कहा जाए कि इन बसों में क्या कुछ खास सौगातें दी गई हैं या यूं कहें कि क्या कुछ खासियत रही है इन बसों की? अरुण देखिए, इस बसों की अगर बात करें तो जो है सीएम वैष्णोदेव साय ने जो इसके शुरुआती दौर पे उन्होंने बताया कि शहरी परिवर्तन में क्रांति लाने के लिए पूरा वो किया गया है। सुचारू रूप से रणनीति बनाई गई है। पर्यावरण संरक्षण के साथ नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं जो है प्रदान करने के लिए कदम आगे ले जाएगी। वहीं इसको क्या है, अधिकारियों को इस चैलेंज में सफल होने पर बधाई दी। जो छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी कर्मचारी, इसको कई बीजेपी सरकार लगभग 3 महीना आए, वो 3 महीने जिस तरीके से आई है सरकार रणनीति बनाने में हो गई। तो इस कुल मिला के कहीं ना कहीं आम आदमी को स्वच्छता और सुंदर जो है सफर का लेके जो है सीएम का जो कार्यशैली से शुरुआत है, जो आज जाके जनता को मिलने वाला है। बिल्कुल अरुण, 240 बसें एक बड़ी संख्या है। तो इससे जनता को कितनी राहत मिलेगी? क्योंकि सुबह से लोग ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वाहन जल्दी से नहीं मिल पाते, बसें नहीं मिल पाती। लेकिन 240 बसें एक बड़ी संख्या है, तो जनता को कितनी राहत मिलने वाली है इससे अरुण? आर्या, इसमें सबसे बड़ी बात क्या, रायपुर को जो 100 बस मिली है, दुर्ग भिलाई, रायपुर क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी मानी जाती है, जहां छत्तीसगढ़ के कोने कोने से जो जॉब करते हैं वो यहाँ रायपुर पहुंचते हैं। जिनको क्या है कि अगर आमतौर पे बसों किराया देखा जाए तो अभी बहुत महंगा बस के किराया रहता है, जिसमें इसमें किराया भी सस्ता रहेगा। और सबसे बड़ी बात आ रही है, ये टाइम से हमें जो है तो राजधानी रायपुर टच करेगी, जिसमें हम ऑफिस वर्क जो टाइम से पहुंच जाएंगे। बात करें वही दूसरे नंबर दुर्ग भिलाई एक स्टील प्लांट है।
एक विकसित, एक अपने छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकसित जो है डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जिसको लेकर टैक्स पेयर जो है सबसे ज्यादा दुर्ग भिलाई से जा रहा है, रायपुर दुर्ग भिलाई से। तो वहाँ के लोगों जो क्या है, जो दूर दराज से आते हैं, जॉब के लिए आते हैं, ऑफिस अटैच के लिए जाते हैं, तो ऑफिस में पहुंचने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पहली तो किराया कम रहेगा, दूसरा क्या है सस्ता रहेगा, तीसरी सबसे बड़ी पॉइंट कि टाइम से बसें जो है पहुंचाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, चूंकि इसमें डीजल पेट्रोल का वो नहीं रहता है, उनकी स्पीड जो है तो बढ़िया रहेगी। और सबसे बड़ी सफर आरामदायक रहेगा, इनकी सीट वर्चुअली स्लीपर क्लास की जो है इनकी सीटें रहेंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और खबर रायपुर से है, जहां ईसीआई ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। विधानसभा चुनाव से ठीक बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा की ओर से घोषणा की गई है, जबकि कांग्रेस के लिए 11 उम्मीदवार जुटाना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस के पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और उन्हें विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, लेकिन वो नेतृत्वहीन और दृष्टिहीन है और यही कारण है कि कोई भी उनके दम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। चुनाव के मैदान में है। आज कांग्रेस पार्टी के जो हालात, जैसा कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। विधानसभा के चुनाव समाप्त होते ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई थी और लगातार हमारी बैठकें हो रही है और अब विधानसभा के सम्मेलन पार्टी ने प्रारंभ कर दिए हैं। हमारे 11 के 11 प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। निश्चित रूप से हम पूरी तरह से मजबूती से चुनाव के मैदान में हैं। आज कांग्रेस पार्टी के जो हालात हैं वो प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं। और बेमेतरा में एक बार फिर से गांव के लोगों ने एथेनॉल प्लांट लगाने का विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने प्लांट का निर्माण न रोकने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। मामले को लेकर ग्रामीण स्थानीय विधायक से भी खासा नाराज नजर आ रहे हैं। बता दें कि बेमेतरा जिले के ग्राम पथरा में बायोटेक फ्यूसल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार ग्रामीणों की तरफ से विरोध भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी प्लांट का निर्माण प्रगति पर है और इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि कृषि भूमि पर ही संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है, जिससे किसानों को खेती करने में परेशानी होगी, साथ ही पूरे इलाके का पर्यावरण प्रदूषित होगा। आपके माध्यम से पता लगा है कि ग्रामीणों का इस तरह का कहना है। मैं अभी तहसीलदार को भेज के वहाँ पे जो है स्थिति की जानकारी लेता हूँ और चुनाव में सभी को भाग लेना चाहिए, ये मेरी सभी जिलावासियों से अपील है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगिता साहू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। योगिता, एथेनॉल प्लांट का जो निर्माण किया जा रहा है उसको लेकर लगातार ग्रामीण प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी मिल पा रही है? योगिता जी, आपको बता दूं कि बेमेतरा जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ लगातार प्लांट के निर्माण का विरोध करते आ रहे हैं जो ग्रामीण हैं, जो कृषक हैं। उसके बाद भी अभी जो मामला आया है बेमेतरा के पथर्रा ग्राम का, जहाँ बायोटेक फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है, जिसके विरोध को लेके काफी दिनों से जो ग्रामीण है कलेक्टर, एसडीएम सभी के पास जाके इसकी शिकायत कर चुके हैं और अभी जो है ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं और विधायक के पास शिकायत लेके पहुंचे हैं और उनका कहना है कि इस बार उनकी बात नहीं मानेगी तो ये लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। जी बिल्कुल योगिता, लेकिन एक तरफ लोकसभा चुनाव है, दूसरी तरफ ये प्रदर्शन जारी है और बात अगर किसानों की जाए तो एथेनॉल प्लांट जो है उसके लगने से किसानों को कितना नुकसान होगा, उनकी फसल को कितना नुकसान होगा और आगामी चुनाव में सरकार को इससे कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर ये बहिष्कार किया गया लोकसभा चुनाव का तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उठाना पड़ सकता है सरकार को। योगिता जी बिल्कुल, अगर चूंकि बेमेतरा जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषक जो है पूरे तरीके से जो यहाँ के लोग हैं कृषि पर ही आधारित होते हैं,
और इस तरह के प्लांट लगने से जो है कृषक को काफी नुकसान होगा, कृषि जो भूमि है उससे नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं जो है लोग हैं जो परेशान हैं, और अगर चुनाव का बहिष्कार करते हैं तो काफी संख्या में कृषक हैं यहाँ जो कि वोटर्स है, तो चुनाव में भी इसका खामियाजा दिखने को मिल सकता है। बिल्कुल, लेकिन योगिता, यहाँ पे सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन ये जारी है, ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने अभी तक इसे नज़रअंदाज क्यों किया हुआ है? क्या उनके पास अभी तक कोई शिकायत गई, प्रशासन के पास कोई शिकायत गई? उसके बाद अगर शिकायत गई, उसके बाद भी कोई कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं की जा रही है? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है योगिता। जी बिल्कुल, ये बार बार किसानों का जो है कलेक्टर एसडीएम के पास भी जाना हुआ है, और सभी से इन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। इसीलिए जो किसान है इतने आक्रोशित है, चूंकि सामने चुनाव है तो इन्हें भी मौका मिल रहा है कि चुनाव को लेकर इस मुद्दे को उठाने का। और विधायक के पास भी गए हैं तो विधायक ने भी उन्हें आश्वासन ही दिया है अभी केवल कि वो उनके साथ है और मुख्यमंत्री तक ये बात को पहुंचाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि किसानों का इस बार उनकी परेशानी हल होती है या नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद योगिता तमाम सारी जानकारी देने के लिए। रायपुर में 3 आईएएस विभाग में तबादले किए गए हैं, जहां संजय अलंग को रायपुर संभाग के साथ साथ बिलासपुर संभाग आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई थी, और वहीं बिलासपुर कमिश्नर शिक्षा राजपूत अब सचिव वन विभाग होंगे, और कुंदन कुमार नगरीय प्रशासन संचालक गृह निर्माण मंडल का भी एडिशनल चार्ज संभालेंगे। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, 3 आईएएस विभाग में तबादले किए गए हैं और इनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो आपको बता दें कि चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, 3 आईएएस विभाग में तबादले किए गए हैं, और शिखा राजपूत को सचिव वन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, और इसके साथ ही कुंदन कुमार को गृह निर्माण मंडल भी सौंपा गया है। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, 3 आईएएस विभागों में बड़े तबादले किए गए हैं। शिखा राजपूत को सचिव वन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और इसके साथ अगर बात करें कुंदन कुमार की, तो कुंदन कुमार को गृह निर्माण मंडल सौंपा गया है। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल चुनाव से पहले किया गया है, 3 आईएएस अफसर हैं जिनके विभागों में तबादले किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है हिमांशु? देखिए, बता दें, जिस तरह से आदर्श आचार संहिता लागू होना है, उसके पहले जिस तरह से प्रशासनिक प्रक्रिया के मुताबिक तमाम जो आईएएस अफसर है उनके तबादले उनके विभागों में आज फेरबदल किया गया है। जिस तरह से 3 आईएएस विभाग में फेरबदल किया गया, जिसमें संजय अलंग रायपुर संभाग के आयुक्त को बिलासपुर संभाग के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, साथ ही बिलासपुर संभाग के आयुक्त रहे शिखा राजपूत को वन विभाग का प्रभार सौंपा गया। वहीं कुंदन कुमार नगरीय प्रशासन संचालक को आयुक्त गृह निर्माण मंडल का प्रभार सौंपा गया है। तो कुल मिलाकर अलग अलग जो आईएएस है उनके विभागों पर तबादला किया गया है, बदल किया गया है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासनिक दृष्टिकोण से अब आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 3 महीने तक कोई भी जो प्रशासनिक फेरबदल है वो नहीं की जा सकेगी। तो उसके चलते यह तबादले है वो आज अंतिम रूप से किया गया है। जी बिल्कुल हिमांशु, लेकिन लगातार ये फेरबदल, प्रशासनिक फेरबदल किए जा रहे हैं चुनाव से पहले, और 3 आईएएस अफसरों के जो विभाग में बड़े तबादले किए गए, इसको कैसे देखा जाए? चुनाव से पहले इतना बड़े प्रशासनिक फेरबदल को कैसे देखा जाए हिमांशु? देखिए, जब जो है सत्ता परिवर्तन होता है तो कोई भी सरकारें जो है अपनी प्रशासनिक रूप से जो अधिकारियों को जहाँ नियुक्त करना होता है वो अपने जो है हिसाब से अधिकारियों को पदस्थापना देते हैं। उसी कड़ी पर जिस तरह से सरकार बदलने के बाद तमाम जो अधिकारी थे वो पुरानी जगहों पर बैठे थे, कई अधिकारी लंबे समय से एक ही जगह पर पदस्थ थे। तो ऐसे अधिकारियों को चुनाव आयोग को भी आदेश होता है कि चुनाव से ठीक पहले जो तमाम जो तबादले करने होते हैं वो कर लिया जाए। तो उस तमाम आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग अपनाते हुए तमाम जो तबादले हैं वो किया गया है, और कहीं न कहीं सरकार और मंत्री और विभाग है ये अपने हिसाब से अधिकारियों के तबादले को करते हैं। बिल्कुल हिमांशु, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। रायपुर में पुलिस विभाग में मुठभेड़ में डटकर लड़ने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की तरक्की की गई है। इसमें कुल 131 अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, उप निरीक्षक, सहायक और उप निरीक्षक पीसी एपीसी प्रमोट किए गए हैं। तो कुल 131 अधिकारी हैं जिनको प्रमोट किया गया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान इन्होंने डटकर सामना किया था और उसी का एक तरह से इन्हें
गिफ्ट दिया गया है, तोहफा दिया गया है। और इस खबर पर भी हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, 131 अधिकारियों को प्रमोट किया गया है। कहा जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान उन्होंने डटकर सामना किया है, तो उसका ये एक तोहफा माना जाए कि 131 जो अधिकारी हैं उनको ये तोहफा दिया गया है। हिमांशु, देखिए बता दें, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के कई ऐसे नक्सल क्षेत्र से बात करें, बस्तर संभाग की बात कर ली जाए या जिस तरह से राजनांदगांव की कुछ जिलों की बात कर ली जाए, ये तमाम जो नक्सल इलाके हैं जहाँ पर पुलिस जो पदस्थ पुलिस है वो डटकर नक्सली और मुठभेड़ में तमाम जो है हिस्सा लेते हैं और कई नक्सलियों को मार भी गिराते हैं। ऐसे पुलिस के हौसला अफजाई के लिए 131 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी है उसके, जिसमें सहायक निरीक्षक, निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, ये तमाम जो लोग हैं इनके प्रमोशन किया गया है और इन्हें एपीसी प्रमोट करते हुए पदस्थापना के साथ साथ जो वेतन है उसको भी बढ़ोतरी की गई है, रैंक में भी बढ़ोतरी की गई है। तो कुल मिलाकर समय समय पर जिस तरह से ये पुलिस के जवान जो ऐसे क्षेत्रों में पदस्थ होते हैं उनके हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह से समय समय पर जो प्रमोशन की प्रक्रिया होती है वो की जाती है। उसी कड़ी पर 131 जो हमारे पुलिस के जवान हैं उसको यहाँ पर प्रमोशन किया गया है। जी बिल्कुल हिमांशु, इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो 131 अधिकारी हैं उनको प्रमोट किया गया, यानी कि ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये लोग तैनात हैं जहां पर इनका प्रमोशन किया गया है, तो कहीं ना कहीं इनको एक इनका मनोबल बढ़ाने की भी कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई है। हिमांशु, हाँ, निश्चित तौर पर जिस तरह से नक्सल जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो पुलिस जवान पदस्थ होते हैं उस क्षेत्रों के बाकी जो सामान्य जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों के मुताबिक जो वहाँ के जवानों की जो वेतन है वो जो है ज्यादा होती है, कई जो सुविधाएं उनको दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं नक्सल जो क्षेत्र होता है काफी जान जोखिम में डालकर जवान अपने ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। इसी कड़ी पर अब जिस तरह से कई ऐसे जवान हैं जो नक्सलियों से लोहा लेकर तमाम जो वहाँ की गतिविधियां हैं सरकार के साथ सिस्टम की बात कर ले, चाहे नाली पुलिया सड़क निर्माण की बात कर ली जाए, लगातार जवान डटकर तमाम जो प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा करवाते हैं। तो ऐसे में तमाम प्रक्रिया पूरी होने का सरकार का भी फर्ज बनता है कि तमाम जो पुलिस के जवान या अधिकारी है उनको पदोन्नति दिया जाए, उनका जो मनोबल है वो बढ़ाया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और खबर रायपुर से है जहां चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ है कि पोस्टर वॉर पार्टियों का शुरू हो गया है और इस कड़ी में अभी तक सिर्फ भाजपा लगातार पोस्टर जारी कर रही थी, लेकिन अब पोस्टर वॉर जोन में कांग्रेस भी उतर आई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अब तक कांकेर, सरगुजा समेत रायपुर प्रत्याशियों के खिलाफ पोस्टर जारी किए गए। वहीं कांकेर से भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग और सरगुजा से चिंतामणि महाराज और रायपुर से मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस ने ये पोस्टर जारी किए हैं। और खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी के प्रभारी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सीएम विष्णुदेव साय सरकार में शिक्षा विभाग में नियुक्त उद्योग चला रहे हैं, जहां डीओ का प्रभार प्राचार्य लालजी द्विवेदी को सौंपा गया है, जो कि राजनांदगांव जिले के छुरिया बीओ रहते आर्थिक अनियमितताओं के दोषी रहे हैं और ऐसे में शिक्षा विभाग को अपनी ये नियुक्ति बिना देर किए वापस लेनी चाहिए। डीओ जैसी बड़ी जिम्मेदारी वाला पद वरिष्ठाक्रम और पदोन्नति से भरा जाना चाहिए, साथ ही काबिल अफसर की तैनाती की मांग की है। राज्य शासन द्वारा जो जिला शिक्षा अधिकारी के नियुक्ति करे गए है और नियुक्ति बहुत गलत तरीका से नियुक्ति करे गए है। जो अधिकारी यहाँ नियुक्ति करे गए है और अधिकारी पहले भी भ्रष्टाचारी में के प्रकरण होकर आज भी चला थे और पता चले कि हमारे कांग्रेस के शासन काल में श्रम, वाणिज्य और उद्योग और कबीरधाम जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन पहली बार कवर्धा पहुंचे। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन का आतिशबाजी और पुष्पमाला से भव्य स्वागत किया। बता दें कि प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की और इस मौके पर जिले के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि जन कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण किया गया है और श्रम, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कवर्धा पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पुष्पमाला के साथ उनका स्वागत किया गया है और उन्होंने वहां पर तमाम चीज़ों का जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका निरीक्षण किया है। तो
आपको बता दें कि श्रम, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कवर्धा पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले घोर नक्सल प्रभावित इलाके में से एक मसपुर गांव, जहां थाना खोलना या पुलिस कैंप स्थापित करना किसी चुनौती से कम नहीं होता है और इसकी वजह है नक्सलियों का खौफ। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होने के बाद नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में नवीन कैंप स्थापित किया जा रहा है। मसपुर गांव में बीएसएफ 135वीं बटालियन और जिला बल पुलिस के विशेष सहयोग से नया कैंप स्थापित किया गया। कैंप स्थापित होने के बाद सरकार की नियत नीला नार योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के सभी योजनाओं को प्राथमिकता में आसपास के 5 गांव तक पहुंचाया जाएगा। तो नक्सल इलाके में बीएसएफ कैंप खोला गया है। ये बड़ी कामयाबी सरकार के लिए मानी जा रही है, क्योंकि नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ में तस्वीरें बदल रही हैं। ये कहा जाता था कि ये अबूझमाड़ एक ऐसा इलाका है जहां पर बीएसएफ कैंप या चौकी खोलना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुई, उसके बाद से यहाँ पर बीएसएफ कैंप खोला गया है, जो अब नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जनता का एक तरह से उनकी सुरक्षा की जाएगी और उनके लिए एक बड़ी कामयाबी सरकार के लिए ये मानी जा रही है। नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ की तस्वीरों को लगातार बदला जा रहा है। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर चौकी या कैंप, बीएसएफ कैंप खोलना बड़ी मुश्किल की बात हुआ करती थी, लेकिन अब जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुई, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि लगातार यहाँ की तस्वीरें बदल रही हैं। जिला नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है और इसी तारतम्य में जो है अभी वर्तमान में ग्राम मसपुर में जो है एक नवीन कैंप स्थापित किया गया है, जो अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत स्थित है। और मसपुर में नवीन कैंप स्थापित होने से जो है जो क्षेत्र के ग्रामीण हैं उन्हें जो है संचार सुविधा, इसके अलावा सड़क, परिवहन और अन्य जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में शासन की जो नियत नीला नार योजना है, उसके तहत भी जो है गांव और उसके आसपास के जो गांव हैं उनको और जांजगीर चंपा जिला के प्रसिद्ध मंदिर को आरोपियों ने 5वीं बार निशाना बनाया। शुक्रवार की देर रात अज्ञात चोरों ने मंदिर का द्वार खोलकर दान पेटियों के साथ माता के श्रृंगार की चोरी भी की है और सुबह मंदिर में आरती करने गए पुजारी और ट्रस्ट के सदस्यों ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस में दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें 5 लोग मंदिर में चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।